1864 ईस्वी में, यानी उसके प्रधानमंत्री बनने के मात्र 2 साल के बाद, डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ। ईस्वी में डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ और वह 2 प्रदेशों के चलते हुआ, सेल्सविक और होल्स्टीन। यह जर्मन प्रदेश थे, सेल्सविक और होल्स्टीन। बिस्मार्क का कहना था कि इन दोनों प्रदेशों पर जर्मन बोलने वाले लोग और जर्मन के रहने वाले लोग ही यहाँ पर अधिकांश मात्रा में रहते थे, अतः यह प्रदेश हमारा है। जो प्रदेश डेनमार्क के अधीन था, जो कि वियना के संधि के द्वारा उसको दे दिया गया था 1815 ईस्वी में। इसने ऑस्ट्रिया को तैयार किया और इसने ऑस्ट्रिया के साथ बात करके कहा कि हम लोग डेनमार्क पर आक्रमण करते हैं, एक हम ले लेंगे, एक तुम ले लो। और परिणाम यह हुआ कि डेनमार्क को पराजित करके सेल्सविक प्रसा ले लिया, यानी बिस्मार्क को मिला, और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। यहां पर ध्यान देना आप लोग दीजिए कि ये किस प्रकार धीरे धीरे बिस्मार्क प्रदेशों पर कब्जा कर रहा था। इसने ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन दे दिया और फिर 2 साल के बाद उसी होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया से छीनने का प्रयास किया। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इस डेनमार्क के युद्ध में बिस्मार्क को सेल्सविक मिला और होल्स्टीन जो था वो ऑस्ट्रिया को मिल गया। 1866 ईस्वी में फिर एक स्थिति आई और उसने फ्रांस को, रूस को और इंग्लैंड को, फ्रांस को, रूस को और ब्रिटेन, इंग्लैंड को, बिस्मार्क ने चतुराई से समझौता करके कहा कि हम अब युद्ध करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिया से। आप लोग उस युद्ध में ऑस्ट्रिया की मदद नहीं करेंगे, या आप तटस्थ रहेंगे, या तो आप मेरी मदद कीजिए या फिर आप न्यूट्रल रहिए, युद्ध में भाग नहीं लीजिए। और ये तीनों तैयार हो गए, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, ये लोग तैयार हो गए। यह बिस्मार्क की सफल कूटनीति का एक और उदाहरण था। और सेडोवा का युद्ध हुआ 1866 में। जो सेडोवा एक जगह है, वहां पर युद्ध हुआ और उसी ऑस्ट्रिया से, जो कि हम लोग यहां पर देखते हैं कि होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, इस प्रदेश को बिस्मार्क ने उससे छीन लिया। यानी 2 साल पहले डेनमार्क पर कब्जा करने के लिए सेल्सविक पर इसने कूटनीति का सहारा लिया था और उसकी मदद से सेल्सविक पर अधिकार किया था। और फिर 2 साल के बाद फ्रांस, रूस और इंग्लैंड की मदद से इनको तटस्थ रखकर इसने होल्स्टीन पर अधिकार कर लिया और वह प्रदेश भी उसके अधीन आ गया। इसके बाद उसने 22 राज्यों का उत्तरी जर्मन महासंघ बनाया। उत्तरी जर्मन महासंघ। ऑस्ट्रिया जो पराजित हो गया इस युद्ध में, सेडोवा के युद्ध में, उसके बाद वह बुरी तरह अपमानित महसूस करता था। अब वह जर्मनी में दखल देने की स्थिति में नहीं था। सिर्फ अब एक फ्रांस बच रहा था जिससे कि प्रदेश छीनना जरूरी था, और उसके पास दक्षिणी जर्मनी के 4 प्रदेश थे। और दक्षिणी जिसमें कि बवेरिया था, बाडेन था, ये सब जो प्रदेश थे दक्षिणी इटली के, अगर ये इटली है तो दक्षिण साइड के 4 प्रदेश अभी भी फ्रांस के जिम्मे थे, जिस पर कि कब्जा करना बिस्मार्क को बाकी था। वो मौके की तलाश में था। उस समय फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। एक स्थिति ऐसी आई कि स्पेन में उत्तराधिकार का मुद्दा आया कि स्पेन में कौन राजा बनेगा। नेपोलियन तृतीय अपने व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाना वहां चाहता था, जो फ्रांस का सपोर्टर हो। और बिस्मार्क प्रसा का जो शासक था वह दावेदारी पेश कर रहा था कि नहीं, मेरा व्यक्ति वहां का इस
स्पेन का उत्तराधिकारी होगा। स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न पर फ्रांस से वह भिड़ना शुरू हुआ। यह एक बहाना खोज रहा था, वह फ्रांस से युद्ध करने का एक बहाना खोज रहा था। और उसके बाद प्रसा की दावेदारी, उधर फ्रांस की दावेदारी, स्पेन के उत्तराधिकार का प्रश्न, स्थिति बिगड़ती चली गई। और अंत में क्या हुआ कि सेडान में एक जगह है, सेडान में 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा, बिस्मार्क, इन दोनों की सेना आमने सामने थी। युद्ध हुआ। मुद्दा था स्पेन का उत्तराधिकार, और इसमें फ्रांस की पराजय हुई। 1870 ईस्वी में सेडान के युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ, नेपोलियन तृतीय पराजित हुआ। और इसको वह जो चारों जर्मनी के दक्षिण के प्रदेश थे, बाडेन, बवेरिया वगैरह, वह देना पड़ा जर्मनी को। अब जर्मनी के सामने जितने भी उसके प्रदेश थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वे प्रदेश जो ऑस्ट्रिया के अधीन थे, वे प्रदेश जो फ्रांस के अधीन थे, वे सभी बिस्मार्क ने उन सभी पर कब्जा कर लिया। और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और इस संधि के द्वारा इन फ्रांस के चारों प्रदेशों को कब्जा करके जर्मनी में मिला लिया गया। वर्साय के महल में, वर्साय का महल हम जानते हैं जो फ्रांस का बहुत बड़ा महल था, जहाँ की लुई 16वां रहा करता था। वर्साय के उसी शीश महल में बिस्मार्क को, जो बिस्मार्क था, उसके नेतृत्व में सम्राट विलियम प्रथम, जो कि प्रसा का सम्राट था, उसको वहाँ का सम्राट बनाया गया, काइजर बनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से युद्ध करके बिस्मार्क ने जो भी प्रदेश बचे हुए थे उसका उसने एकीकरण किया और जर्मनी को 1871 ईस्वी में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में यूरोप में लाया। हालांकि यही जर्मनी आगे चलकर विश्व युद्ध का एक कारण बना, क्योंकि यहीं पर हिटलर एक तानाशाह के रूप में जन्म लिया था और उसने तानाशाही प्रवृत्ति यहाँ पर दिखलाई थी। जो भी रहा हो, 1870 और 1871 यह 2 साल ऐसा था जब इटली का एकीकरण हुआ और जर्मनी का एकीकरण हुआ, यूरोप के मानचित्र पर 2 सशक्त देश के रूप में उभरे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। हम लोगों ने इसमें पूरे अध्याय में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांतियाँ पढ़ी, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति। इसमें हम लोगों ने यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा, कैसे उस राष्ट्रवाद के कारण यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और कैसे यूनान स्वतंत्र हुआ। इसमें हम लोगों ने इटली का एकीकरण पढ़ा, इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। और इसमें अंत में हम लोगों ने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूरोप के जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी उसके तहत यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, 1817-1889 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति, ये जितनी भी गतिविधियां थीं ये सभी 1871 तक संपूर्ण हो चुकी थी और जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप में उभर चुका था। धन्यवाद।